हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस वाईपुर पर। तो आज के वीडियो में बात करेंगे अपन राजस्थान के अपवा तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में। तो क्या है सीरीज आज सुपर 30 प्रश्नोत्तर की, आप सब जानते हैं अच्छे से। शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से ही। थोड़ा सा समय हमें बचाने का प्रयास करना है हर वीडियो में, थोड़ा धीरे धीरे। और ये टॉपिक भी ऐसा है जिसमें इतना ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बनने वाला है। अगर थोड़ी सी समझ के साथ, मैप के साथ आपने एक बार भी बढ़िया रिवीजन किया है तो आप सभी प्रश्न हल कर पाएंगे। और इन 30 प्रश्नों में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कोई ऐसा फंसाने वाला प्रश्न है परीक्षा में जो गलत हो जाता है या मतलब विद्यार्थी के समझने में कोई समस्या आ सकती है, ऐसे किसी प्रश्न को मैंने नहीं छोड़ा है, मतलब शामिल किया है इस वीडियो में, आ जाएगा आपके सामने और उन पर चर्चा कर लेंगे ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब कहने को तो सबसे सरल प्रश्न है ये कि भाई इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछेंगे तो इसमें थोड़ी कोई समस्या आती है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी तो चंबल है, सभी जानते हैं। ओके, लेकिन ये प्रश्न क्यों लिया गया है उसके पीछे का कारण आप समझेंगे। यहाँ एक थोड़ा सा मामला है, जब परीक्षा में प्रश्न आएगा, ये उस हिसाब से बता रहा हूँ। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है, साल 2 साल से वो राजस्थान जीके पढ़ रहा है, तो उसको तो वो समझ आ चुकी है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो केवल अभी जस्ट 12वीं पढ़ी हैं, उसके बाद से राजस्थान जीके पढ़ना शुरू किया है कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए या डीएलएड के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीए बीएड वगैरह जो भी हैं, उनको ये बातें ध्यान होनी चाहिए। इनसे उनके 3-4 प्रश्न गलत हो जाते हैं अगर ये समझ नहीं है तो, और वो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपन ये चर्चा कर रहे हैं, ये प्रश्न भी इसीलिए रखा है मैंने। जो नए विद्यार्थी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके हिसाब से ये वीडियो, मतलब जो भी अपनी क्लास वगैरह रहती है वीडियो वगैरह, तो उसमें मैं वही विचार सबसे पहले रखता हूँ। अब यहाँ पूछा गया था सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आंसर दे देंगे चंबल, ओके। लेकिन इसी प्रश्न में अगर प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया गया, इस तरीके से एक शब्द और डाल दिया गया, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ ये शब्द हैं, ये अपने सवाल प्रश्न में यहाँ सबसे पहले ऐड हो गया। अगर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, उस समय फिर इसका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। उस समय इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनास। फिर इसी में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी अगर आएगा तो फिर घग्गर हो जाएगा। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाही नदी कौन सी है सबसे लंबी, जिसमें पूर्णतः शब्द आएगा तो वो हो जाएगी कांतली। यानी चारों ही ये नाम है, चंबल, बनास, घग्गर और कांतली, चारों ही नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? या पूर्णतः शब्द है, आप समझ जाएंगे। वैसे पूर्णतः शब्द है, मैंने इससे पहले लिख ही दिया, चलो तो वो और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। पूर्णतः यानी पूरी तरह से, उद्गम भी राजस्थान में होता है और वो खत्म भी, यानी कि किसी अन्य नदी में मिलो, चाहे झील में मिलो या विलुप्त हो जाओ, वो कार्यक्रम उसका कुल मिलाकर राजस्थान में ही हो जाता है। अब यहाँ है, पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ये जस्ट चारों ही ऑप्शन इसलिए मतलब पहले प्रश्न में भी थे, वहां चर्चा कर चुके हैं हम। अब पूर्णतः राजस्थान में बहाव है, साथ ही साथ अंतः प्रवाही शब्द भी हैं, ये ध्यान रखना। परीक्षा में जैसे आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा है, ये पूर्णतः वाला, जैसे मैंने पहला प्रश्न समझाया, तो पहला प्रश्न समझ लिया आपने कि भाई पूर्णतः वाले में अलग आएगा, सबसे लंबी नदी में अलग आएगा। तो पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी, अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो कभी कभी हमारा दिमाग क्या आगे की चीजों को देखता नहीं है, उसको ऐसे लगता है कि यार ये तो आता है ना, सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः अगर राजस्थान बहने वाले की बात की जाए तो बनास, तो वो फटाफट से बनास वाला ऑप्शन क्लिक कर सकता है। अब यहाँ बात हो रही है अंतः प्रवाही नदी की, तो प्रश्न पूरा पढ़ना है आपको और उसके बाद जवाब देना है। यहाँ जो चौथा ऑप्शन है आपका कांतली, वो सही हो जाएगा। ओके, समझ पाए होंगे। अगर यहाँ प्रश्न को थोड़ा अलग किया जाए, सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, तो फिर घग्गर हो जाएगा। पूर्णतः केवल ऐसा आए, पूर्णतः राजस्थान बहाव की दृष्टि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर बनास, और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल। अब जरूर क्लियर हो गया होगा, 2 बार बात कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, दृष्टवती, मृत नदी, प्राचीन सरस्वती, नाली, हकरा आदि नामों से कौन सी नदी जानी जाती है? अब कभी जैसे 4 ऑप्शन है, उनमें से एक अलग नाम दे दिया जाए कि कौन सा उपनाम नहीं है घग्गर का, या फिर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप जो उपनाम है वो थोड़ा ध्यान रख लेंगे। यहाँ आपके सामने 5 उपनाम दे रखे हैं और ये सारे के सारे किसके हैं? घग्गर के हैं। बाकी चंबल को चरमण्यवती या कामधेनु कहा जाता है, बनास को वन की आशा कहा जाता है, और पार्वती के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। पार्वती नाम की राजस्थान में 2 नदियां हैं।
एक साउथ राजस्थान में है और एक ईस्टर्न राजस्थान में है। राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब अपवाह तंत्र के जो प्रकार हैं अपने आंतरिक, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तीन ही प्रकार हैं, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो लगभग 60.2% कुल जो अपवाह है उसका भाग है वो आंतरिक अपवाह के अंतर्गत आता है, क्योंकि पश्चिमी रेगिस्तान है वो बहुत बड़ा है और उसमें सारी की सारी नदियां आंतरिक अपवाह वाली हैं, इस हिसाब से वो सबसे बड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैप की सहायता से भी आगे जब मैप आएगा किसी प्रश्न में तो उस समय बात करेंगे। आंतरिक अपवाह, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अब इसमें लगते नाम बड़े हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आंतरिक अपवाह तंत्र रहेगा। पांचवा प्रश्न है, बुज झील का संबंध किस नदी से है, यानी कौन सी नदी है वो बुज झील में गिरती है, इस प्रकार का प्रश्न है। और पहला ऑप्शन है काकने। तो कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी करते हैं तो वो कि काकने ही हैं, बिल्कुल सही हैं, तो वो काकने ही सही करते हैं। उस समय ऑप्शन भी सही से देखने हैं। इसमें मसूरदी और काकनी, ये जो नाम है ये तीनों ही नाम एक ही नदी के हैं, मतलब काकने ही मसूरदी है, मसूरदी ही काकनी है। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है, वैसे ऐसा प्रश्न फॉर्मेट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने प्रश्न बनाया था कि आपको ये क्लियर हो सके कि इस तरह उपनाम भी दिए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट छठा प्रश्न है अपना, निम्न में से किस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता मिली? सभ्यता का नाम है जोधपुरा, कौन से जिले में है? जयपुर में है। अब अगर आपको ये याद है, मतलब आपने हिस्ट्री पढ़ी है, वहां से आपको ये चीज याद है कि जोधपुरा जयपुर में है, तो फिर यहाँ जो नदियां हैं उनमें से जयपुर में बहने वाली नदी कौन सी है ये आप पता लगा सकते हैं। और उसमें रूपारेल तो नहीं है, साबी है, तो सेकंड ऑप्शन सही है और याद भी रखना है इसको आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह नदी जिस पर भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील का निर्माण किया गया है और जिसका संबंध वाटरमैन राजेंद्र सिंह से है। अभी जस्ट ही नाम भी आया था ये, और ये चीज है आपको मतलब बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब ऑप्शन में देखेंगे आप तो मतलब कि राजेंद्र सिंह का फोटो थोड़ा नजर आ जाए तो ठीक रहेगा। अब प्रश्न और राजेंद्र सिंह दोनों को एक साथ दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब आप सही से देख पा रहे हैं, यहाँ जो फोटो हैं वो हैं ये अपने श्रीमान राजेंद्र सिंह, जिनको कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने एक अभियान चलाया था, बहुत सारी डिटेल यहाँ एक फोटो से हमने ली है, जल संरक्षक वाटरमैन ऑफ इंडिया। और इनका जो जन्म है वो हुआ था 1959 में, जब अपने यहाँ पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था उसी साल। फिर हिंदुस्तान का जल पुरुष, ठीक है, इनको उपाधि दी गई है, वाटरमैन ऑफ इंडिया एक ही बात है। 1975 में इन्होंने एक संगठन बनाया था, तरुण भारत संघ, इसको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। और अभी एक दो खास बातें और जो हमने नहीं पढ़ी होगी, पहले आपने मतलब नहीं आई होगी कभी क्लास वगैरह में, उन पर भी बात करेंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं अपन, इसी साल इन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इसी साल का मतलब 1975 में से नवाजा गया, जिसे पानी के लिए मिलने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2001 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। सारी चीजें ध्यान रखनी है। तरुण भारत संघ बना था 1975 में, और इसी साल यानी 1975 में इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला था। फिर 2001 में इनको यानी कि 2001 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था। और अब जो सबसे खास बात है वो यहाँ लिखी हुई है, ये देखिए आप, गार्डियन ने इन्हें उन 50 लोगों में शुमार किया है, एक मतलब कि संस्था है, उनकी पत्रिका वगैरह निकलती हैं, तो ऐसे 50 लोगों में शुमार किया है जो पृथ्वी को बचा सकते हैं। अकेले ही ऐसे प्रचंड पुरुषार्थी एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना मतलब कि शानदार काम किया था कि एक मतलब उनका नाम हो गया जल पुरुष, हिंदुस्तान का जल पुरुष। जैसे लौह पुरुष आप जानते हैं, इसी प्रकार से जल पुरुष। और यहाँ क्या है खास बातें वो भी देख लीजिए। वो बारिश का पानी बचाने की प्राचीन भारतीय तकनीक का आधुनिक तरीका अपनाते हैं। नदियों को पुनर्जीवित करने वाला भी कहा जाता है इनको। रूपारेल नदी है, उस पर जगह जगह इन्होंने बांध बनाए, कई सारे गांवों को वहां से जो पेयजल है उसकी सुविधा मिल पाई। जमीन में कम ऊंचाई वाली बाढ़ बनाई जाती है। बाढ़ का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, एक तरीके से मतलब मेड़, डोली कहते हैं जिसको अपनी भाषा में। बारिश के पानी का बहाव रुक जाता है, वही जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे सूखे मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कि जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है उससे। इतनी सारी बातें उनके बारे में। और ध्यान रखेंगे भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील है, फिर वो किस नदी पर है ये भी, क्योंकि भरतपुर को भी सीधा वहां से मतलब पानी मिलता है।
तो नदी का नाम आप ध्यान रखेंगे रूपारेल। ओके, और जिला भी बाई चांस में पूछ लिया जाए राजेंद्र सिंह का तो अलवर के हैं ये, अलवर भरतपुर जो एरिया है वहां पर इन्होंने ये पूरा काम किया था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ या सलेमाबाद का नाम मिस है प्रश्न में? तो कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है जिसमें हमने याद रख रखा है कि सलेमाबाद किस नदी के किनारे है, और यहाँ आ गया सीधा सीधा प्रश्न कि जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी पीठ किस नदी के किनारे है। तो ऐसे प्रश्न में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन आपके इस प्रकार के जो मतलब प्रश्न है उनमें, जैसे अभी जस्ट इससे पहले हमने प्रश्न देखा था रूपारेल, वहां क्लियर कर लिया था हमने कि वो राजेंद्र सिंह से संबंधित नदी है या अजान मोती झील उस पर बनी हुई है। साबी इससे पहले हमने पढ़ लिया था, जयपुर की नदी। फिर अब अपने पास दो नदियां बची हैं, उसमें रूपनगढ़ है, वो सलेमाबाद के पास से निकलती हैं, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ वहां स्थित है। रूल ऑफ रिजेक्शन भी लगा सकते हैं क्योंकि नाम काफी मिलते जुलते हैं नदियों के। फिर नेक्स्ट है अपना मेंथा, ढूंढ, खारी, खंडेला आदि नदियों का संबंध किस झील से है? तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये कौन सी झील में गिरती हैं? सांभर झील में गिरती हैं। और यहाँ जो खास बात है आपको ध्यान रखनी है उसमें, फिर जब कभी इस तरह का प्रश्न आए, जैसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय जल प्रवाह की है। अब उसमें एक नदी ऐसी होगी जो अरब सागरीय जल प्रवाह की होगी और बाकी सारी की सारी मतलब किसी अन्य प्रवाह से संबंधित होगी। तो उसमें आपको ये नदियां ध्यान रखनी है, चारों अंतर प्रवाही नदियां हो जाएगी। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है अपना, राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? जिस मतलब ऐसा अपवाह तंत्र जिसका जो क्षेत्रफल है वो कम है। तो इसमें मैप भी रखा है, मैप से थोड़ा आप समझ पाएंगे। जैसे अंतः प्रवाही तंत्र की तो हम बात कर चुके थे, लगभग कितने प्रतिशत आ जाता है भाग इसमें? 60%। अब ये इधर लिखा हुआ है पूरा अंतः प्रवाह, और फिर यहाँ से एक मतलब कि ब्लैक लाइन बनी हुई, ब्लैक के ऊपर में व्हाइट खींच रहा हूँ तो थोड़ा नजर आ जाएगा आपको, और फिर इधर भी ये लाइन नजर आ रही है आपको। यहाँ लिखा हुआ है अरब सागरीय प्रवाह, ये लिखा हुआ अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र, और उसके बाद ये जो क्षेत्र है, अब आपको ये तुलना करनी। जैसे ये तो हमने बात कर ली कि अंतः प्रवाही हैं और वो ज्यादा है, सर्वाधिक है। ओके, अब ये जो क्षेत्र है ये सेकंड नंबर पे आता है या ये सेकंड नंबर पे आता है, ये अनुमान आपको लगाना है। और अनुमान में भी क्या, आप जैसे 60% उधर निकाल लिया हमने, तो अब बचा ही 40% है, उसमें अरब सागरीय 16 है, और 16 निकाल देंगे अपन 40 में से तो कितना बचेगा? 24, लगभग 23 या 24% है वो बंगाल की खाड़ी वाला है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और थर्ड ऑप्शन जो अरब सागर वाला है वो आपका सही है। कितने प्रतिशत है? तो आपके पास नोट्स में भी शायद लिखा हुआ होगा 16%। ठीक है, और जो बचा है बाकी वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र आ जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, नेडा या रेल क्षेत्र जालोर का किस नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है? काफी शानदार प्रश्न कह सकते हैं इसको, कभी पूछा भी मतलब जा सकता है। नेडा क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, तो नेडा क्षेत्र क्या है ये एक बार समझ लेते हैं। जैसे आपने कभी मतलब रेल वगैरह में यात्रा की होगी या ऐसे कई हिल स्टेशन वगैरह पर आप गए होंगे, तो वहां आपने देखा होगा मतलब कि उसकी हाइट वगैरह, तो उस हाइट का जो मतलब अनुमान रहता है, आधार रहता है, वो रहता है जो समुद्र होता है, समुद्र का जो जल स्तर है वहां से वो उसकी हाइट नापते हैं। अब ये जो नेडा क्षेत्र है इसकी क्या खास बात है, जो जालोर का क्षेत्र है वहां जो समुद्र का जल स्तर है उससे भी नीची भूमि है, और वहां मतलब कि नीची भूमि है तो दलदल वगैरह और ऐसे क्षेत्र बन गया है, तो वो दलदली क्षेत्र है पूरा, उसको कहा जाता है नेडा या रेल क्षेत्र। ठीक है, और नदी कौन सी? तो फिर वहां पर लूनी नदी। जालोर में बहती है या नहीं बहती है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें पश्चिमी बनास और माही तो बिल्कुल अलग आ जाएंगे, जालोर की तरफ की नदियों में ही नाम, और ये पहले ही लूनी में मिल जाती है, तो लूनी ही ऑप्शन बचा है और इसका बहाव क्षेत्र है वही रेल या नेडा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, निम्न में से राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? अब ये प्रश्न क्यों लिया या इस तरह का प्रश्न आपको क्यों ध्यान रखना चाहिए, उसके पीछे का कारण आप समझेंगे। आजकल मतलब कि प्रदूषण की बातें या ऐसी चीजें, कोई भी एक शिक्षक है, क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं उस समय हम थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि कोई टीचर जो अपना पेपर बनाने वाले हैं वो किस लेवल पर सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या मतलब आधार लेकर वो चलते हैं पेपर बनाते समय।
तो ये चीज जरूर, क्योंकि कोई अगर शिक्षक है तो जरूर ही उन्होंने पहले पढ़ाया भी होगा, प्रदूषण शब्द उनके ध्यान में होगा, और प्रदूषण शब्द के साथ साथ ही मतलब अखबार वगैरह वो देखते हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी अलग लगती हैं। राजस्थान में अपना एक शहर है पाली, और पाली की नदी है जिसका नाम है बंडी। वहाँ मतलब उसको कह सकते हैं कि बहुत ही जहरीला टाइप का पानी है उसका, और सबसे प्रदूषित नदी है वो। तो इस तरह का प्रश्न बन सकता है। हालांकि ये अपवाद तंत्र के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा अपन वर्तमान से जोड़कर देखें अगर, तो ये प्रश्न बन सकता है और याद भी रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ये सेम प्रश्न मैंने इससे पिछले वाले पेपर में भी शायद ऐसा प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी 2 नदियां हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो वहां पर आप मतलब अभी मैंने बात की थी, राजस्थान में 2 नदियां ऐसी हैं जिनका नाम पार्वती है, पार्वती फर्स्ट और पार्वती सेकंड। अब पार्वती फर्स्ट किसको माना गया? तो राजस्थान सरकार जो सर्वे करवाती है लंबाई, मतलब उनकी लंबाई वगैरह नदियां की, या कोई भी जो जल स्रोत से संबंधित सर्वे करवाती है, उसमें ये जो नदी है, इस प्रश्न में जो नदी का नाम लिखा हुआ है, ये इसको पार्वती फर्स्ट नाम दिया गया है, और जो साउथ राजस्थान में है उसको नाम दिया गया है पार्वती सेकंड। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यूपी और राजस्थान के बीच में सीमा बनाने वाली नदी है पार्वती, थोड़ी सी सीमा बनाती है अंतर्राज्यीय। और नेक्स्ट है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाद तंत्र का भाग है? ये नाम आया है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप। बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। एक प्रश्न वापस से रिवाइज कर लिया हमने, और अब आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन में बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अपवाह और आंतरिक अपवाह। तो क्या सही है? अब मैप हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमारे पास मैप था, थोड़ा सा बेग चलते हैं। ये रहा, कहीं बाई चांस में खारी नदी का नाम मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। खारी नदी का नाम मिल गया है, यहाँ लिखा हुआ है, या सारी लिखा हुआ लेकिन खारी है, तो इस साइड में आती हैं बिजराल की पहाड़ियाँ, और बिजराल की पहाड़ियों से इस साइड में बहकर आती हैं। और किस नदी की सहायक नदी है, ऐसा अगर अच्छे से ध्यान है आपको तो फिर तो कोई समस्या आने वाली है नहीं। ये रहा अपना प्रश्न। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका सही है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है खारी नदी। मतलब बंगाल की खाड़ी में सीधी वो जाके नहीं गिरती हैं, पहले मतलब सहायक नदी के रूप में है वो, लेकिन उसका पानी है बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? अब हैंगिंग ब्रिज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार पहले ये गिर चुका है, कई सारे लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी, फर्जीवाड़ा हुआ था। फर्जीवाड़ा आप जानते हैं, कोई मतलब समझाने जैसी बात ही नहीं है। और उसके बाद फिर अब मतलब कि नई सरकार आई केंद्र में भी, वापस से फिर टेंडर वगैरह हुए और अब वो कंप्लीट है। तो हैंगिंग ब्रिज आप ध्यान रखेंगे, और ये कॉरिडोर का नाम भी ध्यान रखेंगे। इस तरह भी प्रश्न आ सकता है कि चंबल पर बना हुआ हैंगिंग ब्रिज किस कॉरिडोर के अधीन है? ईस्ट वेस्ट, ये भी ध्यान रखना है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज है, और किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और कहाँ है? कोटा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16वां, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अब इसको कह सकते हैं अपन दमदार प्रश्न, मतलब कि प्रश्न का जो लेवल है वो बहुत ही जबरदस्त है। अब जबरदस्त किस प्रकार से है वो देखिए। एक तो इससे पहले भी शायद एक मतलब हाँ शायद इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी आरोही और अवरोही शब्द की। इन शब्दों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक आध जगह जरूर आपको ये पेपर में कहीं रीजनिंग में या कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। अब यहाँ पूछा गया है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या समझेंगे आप? मैंने क्लास में भी कई बार, वीडियो में भी कई बार ये बात समझाई है। जब शब्द आते हैं आरोही और अवरोही शब्द तो आपके सामने लिखा हुआ ही है, तो बड़ा शब्द कौन सा है? मतलब 4 शब्द इसमें आते हैं, 3 शब्द इसमें आते हैं। तो अवरोही जब पूछा गया है तो सबसे बड़ा सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद छोटा 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 और आगे छोटा। अब यहाँ पर नदी प्रणालियां हैं। नदी प्रणालियां का मतलब कह सकते हैं उसका जो बहाव क्षेत्र है, या कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं, मतलब कि वो क्षेत्र जिसका पानी उस नदी में आता है, वो क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया राजस्थान में कौन सी नदी का है? तो इसके लिए आपके पास मैप है, उसको देख सकते हैं आप और उससे थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है अपने पास, उसमें जो जिनका नाम है बनास, लूणी, चंबल और माही, है ना। और यहाँ इसमें लूणी लिखा हुआ है, बनास, चंबल और माही। अब चारों इस फोटो में भी हैं। अब अनुमान लगाइए, मतलब फोटो देखकर अनुमान लगाइए कि कौन सी है वो सर्वाधिक वाली होगी। तो दिख ही रहा है, साफ क्लियर हो गया सबके कि फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? बनास है।
अब मैप तो आपके सामने रहेगा नहीं, लेकिन मतलब याद ही रखना है, लेकिन अगर मैप से आप पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा आपका। और फिर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब ऑप्शन में क्या है, बनास है, उसके बाद बनास, दो ऑप्शन में सबसे पहले हैं बनास के तुरंत बाद एक में चंबल है, एक में लूणी है। अब लूणी और चंबल के बहाव क्षेत्र का आपको थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। तो लूणी का क्षेत्र हो गया ये वाला और चंबल का हो गया ये वाला, तो 2 नंबर पे लूणी आनी है, और फिर तीसरे नंबर पे चंबल निश्चित रूप से है, और चौथे नंबर पे माही, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। अब इस तरह का प्रश्न, इसको कह सकते हैं अपन टेक्निकल प्रश्न कह सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या कि जब ऐसा प्रश्न आता है तो निर्णय लेने में थोड़ा हिचकिचाना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी कर जाते हैं, और कि जैसे हाँ चंबल तो सबसे बड़ी नदी है तो तीसरा ऑप्शन सही कर लेते हैं चलो। लेकिन सावधानी रखनी है, अगर कैचमेंट एरिया की बात आएगी तब सबसे टॉप में बनास आएगी, उसके बाद लूणी, उसके बाद चंबल, उसके बाद माही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो एक बार पहले भी ये प्रश्न आ गया था, मेंथा, खंडेल और रूपनगढ़ और कांतली नदियों के नाम देख लेंगे आप, मतलब जबरदस्त। यहाँ जो एक नाम है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जहां पर एक सभ्यता भी विकसित हुई थी गणेश्वर के नाम से, और इसी कारण आपका यहाँ आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी मेंथा, खंडेल और रूपनगढ़ के बारे में आप जानते हैं कि ये सांबर झील से संबंधित है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थान। मानसी और वाक्कल नाम देख लेंगे आप। ये मानसी वाक्कल किससे संबंधित हैं, फिर इसमें फुलवारी की नाल उदयपुर से संबंधित, फिर विंध्याचल की पहाड़ियां मतलब पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, फिर अरावली की श्रृंखला। तो एक तरह से मतलब जब प्रश्न देखेंगे उस समय थोड़ा लगेगा कि यार ये तो कैसा प्रश्न आ गया, लेकिन अगर आपने याद कर रखा है बहुत अच्छे से तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा स वाला ऑप्शन, गोगुंदा। लेकिन इसमें एक मतलब कि नाम भी आता है गांव का, वो भी आपको ध्यान रखना है, हरिपुरा। तो जब ऑप्शन में हरिपुरा है उस समय आपको हरिपुरा सही करना है, और जब ऑप्शन में हरिपुरा नहीं है, इस तरह से प्रश्न आ जाए तो, इस तरह से जो प्रश्न में ऑप्शन आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि आंसर है वो गोगुंदा की पहाड़ियां, और गोगुंदा की पहाड़ियों में ही हरिपुरा स्थित है। मानसी वाक्कल जल सुरंग से संबंधित भी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों में से असंगत युग्म कौन सा है। ऐसा संगत मतलब ऐसा युग्म जो कि गलत है। तो पहला है बेडज, बेडज के किनारे आहट सभ्यता, तो ये तो असंगत नहीं है। फिर दूसरा है सरस्वती सिंधु सभ्यता, ऐसा ही है। कोठारी, कोठरी लिखने में आ गया है, कोठारी बागोर सभ्यता बिल्कुल क्लियर है, पशुपालन से संबंधित अवशेष जानते हैं आप। कांतली में लिखा हुआ पाषाणकालीन, पाषाणकालीन नहीं है, कौन से हैं, ताम्र, तो ताम्र शब्द नहीं है यहाँ, इसका मतलब ये असंगत है, तो इसको सही उत्तर करना है। ओके, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है परंतु महत्व तो उसका किसमें है, गुजरात में है। मतलब उद्गम राजस्थान से हो रहा है लेकिन उसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, गुजरात को, या ज्यादा महत्व है वहाँ। तो आपने एक गाना सुना होगा जरूरी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो साबरमती के संत ने कमाल किया था वो ठीक बात है, लेकिन वो साबरमती नदी कहाँ से निकली थी, राजस्थान से। ओके, बाकी लूणी, माही और पश्चिमी बनास है, पश्चिमी बनास भी सीधा जाती हैं लेकिन उसका महत्व साबरमती जितना नहीं है। 21वां प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां किस संभाग में है। तो ये तो क्लियर कट आपको याद होगा, इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कोटा या नदियां नहीं है, जैसे बीकानेर, चूरू का नाम आता है, या सबसे कम नदियां किस संभाग में, इस तरह का नाम आए तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। निम्न में से कौन राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियों में शामिल नहीं है, मतलब अंतः प्रवाही कौन सी नदी नहीं है। तो घग्गर तो अंतः प्रवाही है, कांकनी भी है, साबी भी है, तो फिर कौन सी बच गई, सोम, तो सोम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सोम कागदर परियोजना के बारे में भी आप जानते होंगे जरूरी। अगला प्रश्न है अपना, वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, जो बागड़ की गंगा या कांठल की गंगा या दक्षिणी राजस्थान के की स्वर्ण रेखा उपनामों से जानी जाती हैं। तो जानते हैं, बहुत अच्छे से याद है सबको, माही नदी। और इसमें जो खास बात है, जो प्रश्न पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं वो यही थे कि यह है वो
कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। यहाँ से गुजर रही हैं कर्क रेखा, और ये मेहत झील है एमपी में, वहाँ से निकलती हैं। उसके बाद ये इस तरह से घूमकर वापस यहाँ से काटते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, कुल लंबाई के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ, तो बहुत बढ़िया बात है। और अभी हम बात कर रहे थे, इससे पहले जो प्रश्न था अपना, एक यहाँ लिखा हुआ सोम, तो सोम नदी है वो मतलब कि आंतरिक अफवाह में नहीं आती है। नेक्स्ट है प्रश्न अपना सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध राजस्थान की किस नदी से है? सुजलाम सुफलाम से संबंधित कौन सी नदी है? जरूरी नाम थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो चंबल नहीं है, बनास नहीं है, माही नहीं है। सुजलम सुफलम किससे संबंधित है? लूणी नदी से संबंधित है। अपना जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पानी की समस्या रही है, और वहां पर ही ज्यादातर जो योजनाएं वगैरह हैं वो चलती हैं, तो यहाँ लूणी नदी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न, कड़ाना बांध किस नदी पर स्थित है? अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि कड़ाना बांध तो राजस्थान में है ही नहीं, तो फिर ये प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? तो अपनी जो माही नदी है वो जब चली जाती है गुजरात की तरफ, उस समय वहां पर कड़ाना बांध बनाया गया है। और चूंकि माही नदी राजस्थान में भी बहती है, उस हिसाब से हमें ये चीज भी याद होनी चाहिए। एक बार राजस्थान मतलब कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो पेपर लिया था उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया था, तो बाई चांस अपने यहाँ नहीं है लेकिन संबंधित नदी है तो पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है वह जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, निम्न में से कौन सी नदी है? तो वो नदी आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी नदियां हैं वो मतलब कि बाएं से मिलती हैं, लेकिन एक नदी है वो दाएं से मिलती है। और जब आप मैप पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है ये दाएं बाएं की फिल्म क्या है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है और उसका बहाव इस तरह है, तो अब आप जब इस तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो जो आपका दायां है वो नदी का दायां है, और जो आपका बायां है वो नदी का बायां है। तो जोजड़ी आप याद रख लेंगे, जोजड़ी या जोजड़ी ऐसे ही नाम आता है इसका। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किस नदी से होता है? तो अवनालिका अपर्दन तो बहुत क्लियर कट याद है आपको। उत्खात शब्द इसलिए पिछले वाले वीडियो में एक आया था, जो कि हम मतलब कि दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार कह सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार जब पढ़ रहे थे उस समय, तो वो चंबल नदी है। इसमें थोड़ा शब्द लिखने में मतलब कि कह सकते हैं गड़बड़ हो रखी है। अवनालिका अपर्दन इसको पढ़ना है आपको। अवनालिका अपर्दन किस नदी से होता है सर्वाधिक? तो चंबल नदी से। बेड़च नदी को उदय सागर से पहले किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो वही है बेड़च नदी, और उदय सागर झील उससे पहले उसका नाम है वो आयड़ नदी है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो प्रॉपर नदियां हैं। गंभीरी अलग मतलब कि गंभीर नदी अलग से है। मेनाल नदी आप जानते ही हैं, बनास फिर बहुत मतलब कि बड़ी नदी है। निम्न में से किस नदी पर अजान बांध भरतपुर में स्थित है? अब यहाँ इस तरह का नाम आया है तो अजान बांध का नाम अब अगर रूल ऑफ रिजेक्शन आप लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और परवन तो फिर जो सही उत्तर है वो गंभीर नदी। अब गंभीरी जो कि चित्तौड़गढ़, और गंभीर नदी की अगर बात आए तो वो उधर भरतपुर की तरफ मतलब कि पूर्वी राजस्थान में। और अब लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को जिसका आंसर देना है। प्रश्न क्या है देखते हैं। वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है जिसे वर्तमान में रेत माफियाओं ने उधेड़ कर रख दिया है? बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। अब ये 4 नदियों के नाम हैं, इसमें से आपको उस नदी का नाम बताना है जिसका उपनाम वन की आशा है। और रेत के मामले में वो विदेशों तक फेम है, यहाँ से जो तस्करी होकर रेत विदेशों में बिक रहा है इसका, और उद्गम उसका और फिर उसका जो भाव है पूरा, ये सारी चीज़ें आप मैप में भी देख लेंगे, उसके आधार पर आंसर आपको आना चाहिए। बाकी एक लाइन लिखी हुई है अंग्रेजी में है, वी विल सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। अब डिफिकल्ट तो क्या है, वो जिनके सामने आ रही है मुश्किलें वही समझ पा रहे होंगे। यहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग वगैरह ऐसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ अभी मतलब आपको ये समझना चाहिए कि मतलब एक दूसरे का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब ऐसा मेरे मतलब ध्यान में आया है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो डीमोटिवेट करते हैं अपने दोस्तों को भी, अगर ना तो एग्जाम होगा, बहुत सारे एग्जाम हैं वो रद्द हो गए। जैसे रीट वाले जो विद्यार्थी हैं,
हालांकि आप में से भी सारे के सारे जिनका सिलेक्शन होगा वो रीड भी देंगे, तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले एग्जाम होना था 25 अप्रैल को, फिर 20 जून को रद्द होने के कारण उन्होंने लगभग पढ़ाई छोड़ दी, मतलब वो लग गए इधर उधर। और उसके पीछे का सबसे मेन कारण, क्योंकि एक ने पढ़ाई करना बंद कर दिया तो उसके संपर्क में जो भी हैं सारे, उनको पता चला कि ये तो आराम से आनंद ले रहा है, तो वो भी आनंद लेने लग गए और फिर पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो गई। और ये चीज आप हमेशा याद रखना, जब कोई टारगेट, मतलब एक वो खरगोश और कछुआ ऐसी कोई कहानी है, उसको याद करना, उसमें गड़बड़ क्या हुई थी, वही सेम चीज इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ हो जाती है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ही मतलब पावरफुल रहता है, बहुत सारे विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं, तो वो कहीं जहां उलझ गए वहां उनका पूरा दिमाग लगता है, फिर जो तैयारी है उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है। तो ऐसा, मतलब आप भले तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो भी विद्यार्थी हैं उनको ऐसे डीमोटिवेट कभी नहीं करना है कि एग्जाम तो बहुत देर बाद होगा, बहुत सा मतलब कि सालों बाद तो नहीं, बहुत महीनों बाद होगा, और अभी आराम से अपन मतलब एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय भी करना है सारे, अगर घर पे कोई काम वगैरह भी है वो भी करना है, लेकिन पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने देना। एक छोट मतलब टारगेट बनाना है अपना कि मिनिमम में 5 या 6 घंटे मतलब क्वालिटी स्टडी करूंगा, उसके बाद आप जो भी हैं सारी चीज़ें, अपना वीडियो का समय अब खींचता जा रहा है, तो इसको यहीं विराम दे देते हैं। ओके, धन्यवाद।